क्रिस बेसिकली हर काम में थोड़ा बहुत माहिर है, लेकिन किसी भी चीज में मास्टर नहीं है। वो एक नॉर्मल लड़का है जिसके पास एक टैलेंट है जो उसे किसी भी चीज को फटाफट सीखने की काबिलियत देता है। अपना नाम बनाने के लिए उसने हीरोज की पार्टी ज्वाइन कर ली। अपने टैलेंट की वजह से उसने पार्टी में एक अहम भूमिका निभाई और हर तरह के काम संभाले, जिससे उसे दी ग्रेट एक्स्ट्रा का नाम मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वो सच में अपनी काबिलियत को निखार पाता, उसकी जिंदगी का दुखद अंत हो गया जब एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हुई। ये वही समय था जब डीमन किंग ऑफ कार्नेज, जो मैजिक एम्पायर से आता था, डोमिनियन ऑफ लाइट में तबाही मचा रहा था और हीरो इवान उसे रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं था। जैसा कि अंदाजा लगाया गया था, वे हार गए और डोमिनियन ऑफ लाइट आखिरकार डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। मरने से पहले हीरो इवान की आखिरी ख्वाहिश थी कि क्रिस हीरो की जिम्मेदारी संभाले। उसने सोचा काश वो समय को पीछे ले जा पाता और अपनी इस आखिरी इच्छा को पूरा कर पाता, लेकिन क्रिस इस ख्याल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था। जिंदगी में इतने संघर्ष सहने के बाद उसे अपनी मौत किसी राहत से कम नहीं लगी, मानो उसे दुखों से आजादी मिल गई हो। अगर उसे दूसरा मौका भी मिलता तो वो किसी अमीर खानदान में जन्म लेना पसंद करता। यही उसका आखिरी ख्याल था और फिर उसने दम तोड़ दिया। लेकिन फिर अचानक वो अतीत में वापस चला गया। क्रिस अब दोबारा जन्म ले चुका था, इस बार मैजिक एम्पायर के एक अमीर खानदान के युवा मालिक के रूप में। वही एम्पायर जहां से डीमन किंग ऑफ कार्नेज आया था। थोड़ा संदर्भ देने के लिए, डोमिनियन ऑफ लाइट वो जगह है जहां इंसान रहते हैं, जबकि मैजिक एम्पायर वो जगह है जहां शैतान या फींड्स रहते हैं। क्रिस अब डार्क मैजिक क्लैन में पैदा हुआ था, जो मैजिक एम्पायर के 12 सबसे बड़े क्लैंस में से एक है। जितना अजीब इसका नाम है, उतनी ही रहस्यमयी इसकी सच्चाई भी है। अपनी समझ के मुताबिक क्रिस 15 साल पीछे चला गया है, यानी एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले। अब क्रिस एक अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन जिस शरीर में वो आया है उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। वो अब क्रिश्चियन वैन बैरन खजार के शरीर में है। क्रिस की पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक क्रिश्चियन के नाम में वैन इसलिए है क्योंकि वो एक ब्रांच फैमिली से आता है। खजार परिवार बैरन काउंटी की एक शाखा है जिसे डार्क मैजिक क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि खजार परिवार एक ब्रांच फैमिली है, लेकिन इसकी ताकत और प्रभाव बहुत ज्यादा है क्योंकि ये डार्क मैजिक क्लैन में ऊंचे दर्जे पर है। इनकी दौलत ने उनकी ताकत को और भी बढ़ा दिया है। दरअसल मैजिक एम्पायर में ऐसा कोई फींड नहीं है जो खजार परिवार की ताकत को नहीं पहचानता। इस परिवार में 2 वारिस हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिश्चियन एक मुसीबतों को बुलाने वाला इंसान है जो हमेशा दिक्कतें खड़ी करता रहता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्रिश्चियन को आखिरकार उसके ही रिश्तेदारों ने मार डाला था। ये सुनकर क्रिस को झटका लगा क्योंकि वो अभी अभी क्रिश्चियन के शरीर में आया था और वो भी मरने ही वाला था। क्रिस की तो बस एक ही चाहत थी कि वो किसी सिंपल अमीर घर में पैदा हो जहां बेकार का ड्रामा ना हो। लेकिन अब अपने बुरे नसीब को कोसने का कोई फायदा नहीं। उसे अब जल्दी से कुछ सोचना होगा ताकि वो अपनी मौत से बच सके। उसके पास सिर्फ 2 साल हैं, क्योंकि 2 साल बाद क्रिश्चियन की मौत होनी तय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उसके ही परिवार ने मारा था, एक ऐसा परिवार जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता है। इसका मतलब यही हुआ कि क्रिश्चियन शायद पूरी तरह से नाकारा था, इस हद तक कि उसे परिवार की इज्जत बचाने के लिए हटा दिया गया। अब क्रिस को उम्मीद है कि अगर वो अच्छा इंसान बने और लो प्रोफाइल रहे तो शायद वो इस मौत को टाल सकता है। मौत का खतरा फिलहाल हटता दिख रहा था, तो क्रिस ने अपने अमीर होने के फायदे उठाने के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन तभी उसकी ये मीठी ख्वाबें टूट गईं जब उसे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन की याद आई, जो भविष्य में आने वाली थी। डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने ये जंग सिर्फ इंसानों की बलि देकर रैग्नारोक को पूरा करने के लिए छेड़ी थी। जब तक किसी को इस बात का एहसास हुआ तक बहुत देर हो चुकी थी। डोमिनियन ऑफ लाइट और मैजिक एम्पायर दोनों ही इस स्वार्थी राजा की वजह से तबाह हो गए। अगर क्रिस सच में जिंदा रहना चाहता है तो उसे इस प्रलय को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। डीमन किंग ऑफ कार्नेज खुद बहुत ताकतवर है और उसके साथ मैजिक एम्पायर के सबसे वफादार फींड्स की पूरी सेना है। इस पागलपन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्रिस को खुद डीमन किंग ऑफ कार्नेज से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और यह तभी मुमकिन होगा जब वो खुद डीमन एम्परर बनकर मैजिक एम्पायर के शिखर पर बैठे। उसके पास 5 साल हैं इससे पहले कि एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हो। यह प्लान बनाने के लिए काफी वक्त है। अगर वो इसमें सफल हुआ तो पूरा मैजिक एम्पायर उसके कदमों में होगा। बाद में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को उसके पिता डांट रहे हैं क्योंकि उसने अपने कमरे से बाहर कदम रखा।
डिस्पाइट ग्राउंडेड होने के बावजूद घर का मालिक यह बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि क्रिस बिना प्रॉपरली माफी मांगे अपनी गंदी शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है, जब उसने कुछ टाइम पहले एक एम्बैरेसिंग हादसा क्रिएट किया था। काउंट खजार उसको एक आखिरी वार्निंग देता है, क्लियरली बोल देता है कि अगर दोबारा कोई नेग्लिजेंस हुई तो वह उसकी आखिरी होगी, क्योंकि तब उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। काउंट खजार का मेनेसिंग और लगभग सफोकेटिंग ऑरा इतना इंटिमिडेटिंग है कि क्रिस लिटरली इंस्टिंक्टिवली कांप रहा है। आखिरकार वह दिल से अपने सारे रॉन्ग डूइंग्स के लिए सॉरी बोलता है। क्रिस काउंट खजार के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह सबकी नजरों में अपनी बैड इमेज हटाकर आगे बढ़ना चाहता है। वह लगातार माफी मांगता रहता है, ये होप करते हुए कि शायद काउंट का दिल सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्ड्स की सॉरी से काम नहीं चलने वाला। काउंट को अपने बेटे की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी बहुत ट्रबल क्रिएट किया है। इस बीच क्रिस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस बास्टर्ड क्रिश्चियन ने ऐसा क्या कर दिया जिससे काउंट ने उस पर से पूरा ट्रस्ट खो दिया। उसने क्रिश्चियन के बारे में इतनी हॉरर स्टोरी जो सुनी है कि उसे खुद नहीं पता कि सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है। इसलिए वह अपने फादर को याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी कुछ मेमोरीज लॉस्ट कर दी थी। इस वजह से उसे यह भी याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके फादर ने उस पर से ट्रस्ट खो दिया। वो आगे कहता है कि अपनी मेमोरीज को रिगेन करने के लिए उसने अपने पास्ट एक्शंस पर रिफ्लेक्ट किया और रियलाइज किया कि वह कितना टेरेबल था। वो पूरी तरह एक्सेप्ट करता है कि उसकी वजह से उसके फादर की रेपुटेशन डाउन हुई, लेकिन इसके बावजूद काउंट अब भी उसे बिलीव करने को रेडी नहीं है, क्योंकि वह पहले भी यही एक्सक्यूजेस अनगिनत बार सुन चुका है। अपने फादर को कन्विंस करने का कोई और तरीका न देखकर क्रिस एक एक्सट्रीम डिसीजन लेता है। वह दिल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पनिशमेंट केव में भेज दिया जाए और ऑफर करता है कि वह वहां पूरा 1 महीना बिताएगा ताकि यह प्रूव कर सके कि वह सच में चेंज हो गया है। अब जल्दी से पनिशमेंट केव का एक्सप्लेनेशन, यह एक ऐसी जगह है जहां हाई स्टेटस फील्ड्स को इम्प्रिजन किया जाता है। वहां कोई लाइट नहीं होती और कैप्टिव के सभी 5 सेंस ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में कैप्टिव का माइंड पूरी तरह ब्रेक हो जाता है और वह मैडनेस में चला जाता है। ये सब जानते हुए काउंट खजार को डाउट है कि क्रिस कुछ घंटों से ज्यादा भी सरवाइव कर पाएगा। 1 महीना तो दूर की बात है। क्रिस पहले ही सभी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर चुका है, लेकिन अपने फादर का ट्रस्ट वापस पाने का यही आखिरी तरीका है, इसलिए वह इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। काउंट खजार, जिसने पहले भी क्रिश्चियन को अनगिनत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते देखा है, हिचकिचा रहा है। हर बार रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट ही निकला है, लेकिन इस बार वह एक लास्ट चांस देने को तैयार है। हालांकि वह एक बात क्लियर कर देता है, अगर क्रिस 1 महीने बाद भी प्रूव नहीं कर पाया कि वह एक बदला हुआ इंसान है तो उसे क्लैन से बैनिश कर दिया जाएगा। क्रिस पहले से जानता है कि बैनिशमेंट बेसिकली एक डेथ सेंटेंस है। क्रिश्चियन ने अपनी लाइफ में अनगिनत एनिमी बना रखे हैं और जैसे ही वह क्लैन की प्रोटेक्शन खोएगा वे सब उसकी जान लेने आ जाएंगे। फिर भी मेरा बंदा यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि अगर वह सक्सेसफुल होता है तो वह अपने फादर से एक फेवर की डिमांड करेगा। काउंट खजार क्रिस के कॉन्फिडेंस पर स्कूफ करता है, लेकिन फिर भी एग्री कर जाता है, बशर्ते कि वह सच में बेटर पर्सन बने। हालांकि उसे अब भी शक है कि ऐसा मुमकिन भी है या नहीं। बाद में जब क्रिस अपनी लग्जरी रूम में बैठा होता है तब एक फील्ड उसे इन्फॉर्म करने आता है कि पनिशमेंट केव तैयार कर दी गई है। इस बंदे का नाम कॉक्स है, एक हाफ एम्पायर और काउंट खजार के हाउस का बटलर। क्रिस उसकी बात को एक्सेप्ट करता है और कुछ देर बाद अपने शोल्डर पर एक लगेज बैग उठाकर वहां जाने के लिए निकलता है। जब वह कॉरिडोर से होकर गुजरता है तो हर सर्वेंट और हाउस होल्ड मेंबर उसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं। वे सब कन्विंस हैं कि ये गुड फॉर नथिंग फिर से कोई प्लॉटिंग कर रहा होगा। वे याद करते हैं कि हाल ही में उसने पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी को इंसल्ट करके कितना बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि खुद काउंट खजार को पर्सनली जाकर पॉइजन मैजिक क्लैन से माफी मांगनी पड़ी। अब ये क्लियर हो जाता है कि काउंट पहले क्रिश्चियन से इतना फ्यूरियस और डिसमिसिव क्यों था। ह्यूमिलिएशन इतना बुरा रहा होगा कि शायद वह आदमी शर्म से मर ही जाना चाहता होगा। बैकग्राउंड में कुछ लोग तो ये तक बेट लगाने लगते हैं कि क्रिश्चियन पनिशमेंट केव में 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन मेरा बंदा बस कॉन्फिडेंस के साथ स्मर्क करता है, क्योंकि उसे पता है कि वह सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह चौंका देगा। इस बीच उसका छोटा भाई साइडलाइन से सब कुछ वॉच कर रहा होता है, उस पर पैनी नजर रखे हुए। थोड़ी देर बाद फाइनली वो लोग पनिशमेंट केव के पास पहुंचते हैं। ये जगह कितनी खतरनाक है इसे दिखाने के लिए एंट्रेंस पर 2 डेथ नाइट्स गार्ड्स के तौर पर खड़े हैं। वो दिखने में काफी डरावने लग रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रिस को अंदर जाने से नहीं रोक रहा। मगर जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है उसके छोटे भाई की आवाज पीछे से सुनाई देती है। अब जल्दी से इस छोटे से पंख की एक क्विक इंट्रो।
जैसा कि तुम पहले से जानते हो, वो क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल छोटा भाई और एक मॉडल स्टूडेंट है, थॉर्न वैनबार एंड खजार। बाकी इंट्रो बाद में देंगे, क्योंकि अचानक ये छोटा लड़का अपने बड़े भाई पर तेजी से हमला कर देता है, उसकी तलवार की नोक क्रिस की आंखों के ठीक सामने रोकते हुए। बाहर से तो हमारा लड़का रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा जैसे हार्ट अटैक से मर चुकी होती है। फिर भी क्रिस खुद को संभालता है और अपने छोटे भाई से सवाल करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पता चलता है कि थॉर्न बस अपने बड़े भाई को याद दिलाने आया है कि वो कितना बेकार है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने फैमिली नेम को और बदनाम किया तो वो उसे मरा हुआ ही मान लेगा। इस छोटे मगर एग्रेसिव पंक को देखकर क्रिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अपने पिछले जीवन में थॉर्न ही वो इंसान था जिसने क्रिश्चियन की मौत करवाई थी। क्रिस ने थॉर्न को पहले भी देखा है, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान। वो एक फेमस कर्स मैजिक यूजर था। खैर, क्रिस अपने छोटे भाई को सख्त नजरों से घूरता है, जिससे थॉर्न थोड़ा घबरा जाता है, जबकि क्रिस बस अपना टफ बॉय एक्ट जारी रखता है और केव के अंदर चला जाता है, दरवाजा बंद करते हुए। क्रिस का ये एटीट्यूड देखकर थॉर्न गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को इस अंदाज में देखने का आदी नहीं है। अब क्रिस के अंदर घुसते ही माहौल पूरा बदल जाता है। अंदर घुप अंधेरा है, कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा, बस उसकी उंगलियों पर हल्की सी सेंसेशन बाकी है। सोचने वाली बात यह है कि ये सेंसेशन शायद जानबूझकर छोड़ी गई हो, ताकि कैदी अपनी लाए हुए सामान को महसूस कर सके। नहीं तो अगर कोई खाना पीना लाया हो तो वो भूखे मर सकते हैं। आमतौर पर कोई भी इंसान कुछ ही घंटों में मानसिक रूप से थक जाएगा, लेकिन ये सब क्रिस पर असर नहीं डालता। आखिर वो पहले ही इससे भी बुरी कंडीशंस झेल चुका है अपने ट्रेजर हंटिंग के दिनों में। असल में उसके सेंसेस कट ऑफ होना उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। इस तरह वो खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपनी बॉडी को अंदर से ठीक कर सकता है। हाँ, इसमें समय और बहुत सारा लक लगेगा, लेकिन जिस मेडिकल स्किल्स को उसने डिवाइन हैंड कहलाने के दौरान सीखा था और जो बोन कंप्रेशन आर्ट उसने मॉडिफाई की थी, उसकी बदौलत वो ये कर सकता है। और अब जब वो अमीर भी है तो उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मैजिक स्टोन्स की भी कोई कमी नहीं है, तो इस जगह पर खुद को ठीक करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईमानदारी से कहें तो उसने सोचा था कि मैजिक स्टोन्स मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन शायद यही अमीर होने का फायदा है। पिछली लाइफ में हीरो इवान और उसे इन्हें पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उसका पहला स्टेप होगा व्हाइट मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करना, जो उसके शरीर से किसी भी तरह के जहरीले तत्वों को निकाल देगा। यह प्रोसेस थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बहुत जरूरी है। उसे अपने पूरे शरीर में जमा हुए गंदे तत्वों को एकदम सफाई से निकालना होगा व्हाइट मना के जरिए। अगर इस दौरान जरा भी गलती हुई तो दर्द असहनीय होगा, लेकिन क्रिस के लिए ये सब आसान है। वो इसे बिना किसी खास एफर्ट के कर सकता है। उधर काउंट खजर अपने बटलर से पूछता है कि क्रिश्चियन का क्या हाल है। बटलर उसे बताता है कि क्रिश्चियन ने बिना किसी रुकावट के पनिशमेंट केव में कदम रखा। उसे पूरा यकीन है कि कुछ ही घंटों में क्रिश्चियन इतना टूट चुका होगा कि मदद के लिए चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची होगी। ये शब्द सुनकर काउंट खजार की चिंता और बढ़ जाती है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या उसे सच में क्रिश्चियन को अंदर जाने देना चाहिए था। उसे याद आता है कि बचपन में क्रिश्चियन कितना प्रॉमिसिंग था। वो समझ नहीं पाता कि उसका बेटा अचानक से इतना क्यों और कैसे बदल गया। एक पल के लिए उसे लगने लगता है कि शायद उसकी एक्सेप्शनल टैलेंट्स ने ही उसे बिगाड़ दिया। चाहे कुछ भी हो, काउंट को अब बस एक ही चीज तय करनी है। अगर क्रिश्चियन दोबारा फैमिली की इज्जत गिराने वाला है तो वो उसे मरता हुआ देखना ज्यादा पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो ऐसे ही गिरा हुआ जाए। जितना भी वो अपने बेटे पर भरोसा करना चाहता है वो कर नहीं पाता, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब क्रिश्चियन ने उसे मीठी बातों में फंसाया है। इस बात काउंट अपने बटलर से पूछता है कि क्या उसने कुछ नोटिस किया जब क्रिश्चियन केव में गया था। बटलर पहले बताने से हिचकिचाता है, लेकिन काउंट खजार की सख्त नजरों के आगे झुक जाता है और बताता है कि क्रिश्चियन अपने साथ मैजिक स्टोन्स लेकर गया था और उनमें से कुछ ड्रीम स्टोन्स भी थे, जो किसी को भी मतिभ्रम हैलुसिनेशन में डाल सकते हैं। बटलर को डर है कि क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्रिश्चियन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें तुरंत गुफा खोलनी चाहिए। पर काउंट खजार एकदम सख्ती से मना कर देते हैं। अगर क्रिश्चियन सच में कोई शिडी चीज कर रहा है तो ये और भी बड़ी वजह है उसे वहीं पर मरने देने की। एक महीना बीत जाता है और काउंट खजार खुद को गुफा के एंट्रेंस के बाहर खड़ा पाते हैं। क्रिश्चियन के बाहर आने से पहले ही काउंट मान चुके होते हैं कि उनका बेटा अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। पर जब क्रिश्चियन एक बड़ी सी स्माइल के साथ गुफा से बाहर आता है तो काउंट का पूरा एक्सपेक्टेशन उल्टा पड़ जाता है। जितना शॉकिंग ये सीन है, उतना ही अनडिनाइबल है कि क्रिश्चियन ने अपना वादा पूरा कर दिया। वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बनकर वापस आया है।
काउंट क्रिश्चियन की आंखों की चमक देखकर हैरान रह जाता है। ऐसी चमक जो उसने बचपन के बाद कभी नहीं देखी थी। ये बदलाव भले ही काबिले तारीफ हो, लेकिन काउंट खजार तुरंत नरम पड़ने के मूड में नहीं है। वो अब भी अपनी इस सोच पर अड़े हुए हैं कि ये छोटी मोटी उपलब्धि उन्हें ये मानने पर मजबूर नहीं कर सकती कि उनका बेटा सच में बदल चुका है। हालांकि क्रिश्चियन भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो साफ कर देता है कि अगर और मेहनत करनी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। उसे यकीन है कि उसके पिता यही सोच रहे होंगे कि उसने बड़ी मुश्किल से गुफा में सरवाइव किया होगा, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। सच तो यह है कि क्रिश्चियन अपनी ट्रेनिंग में इतना बिजी था कि बोर होने का तो उसे वक्त ही नहीं मिला। सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को इस लेवल तक ऑप्टिमाइज किया कि वो तलवारबाजी में मास्टर बन सके। वाइट मोनेस्टेरोन की वजह से उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन असली गेम चेंजर था ड्रीम स्टोन। बटलर ने उसे चेतावनी दी थी कि वो नारकोटिक मना स्टोन को गुफा में न ले जाए, लेकिन क्रिश्चियन को खुशी थी कि उसने जिद पकड़कर इन्हें अपने साथ रखा। ड्रीम स्टोन के कारण होने वाले हैलुसिनेशन ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड को काफी तेज कर दिया। इसके अलावा उसने अपने अंदर 2 कोर बनाए। क्रिश्चियन अपनी इस अचीवमेंट पर गर्व महसूस कर रहा था। आखिरकार 2 कोर होना कोई आम बात नहीं थी। इसी वजह से उसने अपने लाइट कोर को डार्कनेस कोर के अंदर छिपा दिया। अगर किसी को इसका पता चल गया तो उनका रिएक्शन एक्सप्लोसिव से कम नहीं होगा। पर उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। उसे महसूस हुआ कि गुफा में कोई ऐसा था जो चाहता था कि वो हैलुसिनेशन के कारण टूट जाए, लेकिन क्रिश्चियन ने इसका उल्टा फायदा उठाया और खुद को और आगे बढ़ाने के लिए इसे एक कैटालिस्ट की तरह इस्तेमाल किया। अब वर्तमान में क्रिश्चियन अपने पिता से अपने वादे के बदले का फायदा उठाना चाहता है। वो ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स का इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। जाहिर है काउंट खजार का चेहरा तुरंत चिढ़ से भर जाता है। इतनी बोल्ड और रिस्की डिमांड से उन्हें गुस्सा आना लाजमी था। काउंट की नजर में क्रिश्चियन जैसे नाकारा इंसान को वहां जाने का कोई हक नहीं था। आखिरकार ब्लैक स्वैम्प नाइट्स डार्क मैजिक क्लैन को सपोर्ट करने वाले 3 बड़े ऑर्डर्स में से एक थे और सिर्फ सबसे एलीट नाइट्स को ही वहां अपनी स्किल्स दिखाने की इजाजत थी। लेकिन क्रिश्चियन अपनी बात पर डटा रहता है। वो ऑर्डर को ज्वाइन करने की मांग नहीं कर रहा, बस ट्रेनिंग ग्राउंड उधार मांग रहा है। उसे लगता है कि ब्लैक स्वैम्प नाइट की बहादुरी को देखना उस पर पॉजिटिव असर डालेगा। थोड़े सोच विचार के बाद काउंट खजार मान जाते हैं, लेकिन एक सख्त चेतावनी भी देते हैं। अपने आप को नाइट्स के सामने शर्मिंदा मत करना, वरना ये तुम्हारी मौत पर खत्म होगा। क्रिश्चियन इस चेतावनी को स्वीकार करता है और जाने से पहले अपने पिता से एक और फेवर मांगता है। बाद में जब क्रिश्चियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है तो वहां के कुछ नाइट्स उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो उसे नाकारा यंग मास्टर के तौर पर पहचान लेते हैं। नाइट्स खुल्लम खुल्ला उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो साफ दिखाता था कि मैजिक एम्पायर की हालत कैसी थी। यहाँ ताकत सोशल स्टेटस से ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन क्रिश्चियन का यहाँ आने का एक और कारण था। असल में उसे लाइब्रेरी में एंट्री चाहिए थी। उसके पिता ने बताया था कि उसे डिप्टी कमांडर मेलोन की सिफारिशी चिट्ठी लानी होगी, तभी उसे लाइब्रेरी की चाबी मिलेगी। लाइब्रेरी में खजार हाउस की सारी डार्क मैजिक ग्रिमोयर्स रखी हुई थी। डार्क मैजिक सीखने के लिए क्रिश्चियन को वहां जाना ही होगा। हालांकि उसे इस शर्त से कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये जरूरी क्यों था। वो तो खुद क्लैन का एक अहम मेंबर था। इस पर उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि उसने एक बार एडवांस्ड ग्रिमोयर्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। अब खुद क्रिश्चियन भी सोचने पर मजबूर हो गया कि वो पहले किस तरह की जिंदगी जी रहा था। नाकारा टाइटल उसके लिए एकदम सही बैठता था। अब क्रिश्चियन की पहली प्राथमिकता डिप्टी कमांडर की सिफारिश हासिल करना थी। स्टैंडिंग अराउंड, क्रिस का छोटा भाई भी वहां प्रेजेंट है। वह एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत अपने बड़े भाई पर कलरफुल कमेंट्स की बौछार कर देता है। ऑफ कोर्स क्रिश्चियन को फिर से इस छोटे ब्रैट को हैंडल करना पड़ेगा, जो उसे बहुत अनोइंग लगता है। लेकिन जैसे ही वह इस बारे में सोचता है, उसके फेस पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। शायद ये उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थॉर्न अपने बड़े भाई के पास आता है, उसे टर्न अराउंड करने और वापस जाने का ऑर्डर देता है। वह इंसिस्ट करता है कि क्रिश्चियन को अपनी वह लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए जिसे उसने मुश्किल से सेव किया था। लेकिन क्रिस हमेशा की तरह सेसी बना रहता है। वह अपने छोटे भाई को फिर से शॉक कर देता है जब वह रिवील करता है कि उनके फादर ने ही उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एंटर करने की परमिशन दी थी। उसी मोमेंट एक और इम्पोर्टेंट पर्सन सीन में एंटर करती है। इस वुमन की ग्लेयर इतनी शार्प है कि वह स्टील को भी कट कर सकती है और यह क्लियर है कि वह क्रिश्चियन की प्रेजेंस को यहाँ टॉलरेट नहीं कर सकती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काउंट ने उसे परमिशन दी है या नहीं। ये इंटिमिडेटिंग लेडी कोई और नहीं बल्कि डेप्यूटी कमांडर मेलोन है। उसकी प्रेजेंस से ही एटमॉस्फेयर में 4 स्टार डार्क
डार्क एनर्जी फैल जाती है, एक क्लियर अटेम्प्ट कि क्रिस डरकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतना तो क्रिश्चियन को डराने के लिए इनफ नहीं है। ऑनलुकर्स नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियन उसकी डार्क एनर्जी से जरा भी इफेक्टेड नहीं होता, और खुद मेलॉन भी ये रियलाइज करके टेंस हो जाती है कि वह इस इंटेंस एनर्जी के फेस में भी कितना अनहिंग्ड लग रहा है। क्रिश्चियन नॉर्मल तरीके से उसे ग्रीट करता है और कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वह अपने पास्ट मिस्टेक्स और लोगों के उसके ऊपर ट्रस्ट न करने को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वह यह प्रूव करने के लिए रेडी है कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स यूज करने के काबिल है। क्रिश्चियन एक प्रपोजल रखता है, वह यहाँ प्रेजेंट किसी भी फाइटर से फाइट करके अपनी काबिलियत प्रूव करेगा। नेचुरली डेप्यूटी कमांडर मेलॉन उसकी सजेशन को मजाक समझती है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ जोक करने नहीं आया। वह शांत टोन में रिक्वेस्ट करता है कि वह उनकी इंटरेक्शन के दौरान अपनी डार्क एनर्जी यूज न करे। साथ ही वह हम्बली एक अनआर्म्ड ड्यूल की डिमांड करता है, क्योंकि उसकी डार्क एनर्जी फिलहाल उसकी डेबॉर्ड लाइफस्टाइल के कारण कमजोर हो चुकी है। मेलॉन उसकी रिक्वेस्ट पर कंसिडर करती है। ये एक ड्यूल हो सकता है, लेकिन वह ये रिस्क नहीं ले सकती कि कोई सीरियसली हर्ट हो जाए, इसलिए वह उससे दोबारा पूछती है कि क्या वह सच में अनआर्म्ड ड्यूल के लिए रेडी है। क्रिश्चियन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है। वह खुद अपने अपोनेंट को चूज करना चाहता है, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका ब्रैट छोटा भाई थॉर्न है। थॉर्न इस चैलेंज से पूरी तरह लिविड हो जाता है। मेलॉन को भी लगता है कि क्रिश्चियन खुद अपनी हार को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि थॉर्न पहले ही 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। यह एक ऐसा लेवल है जिसे कुछ ही 13 साल के बच्चे अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है, तो चाहे आप 13 के हों या 23 के, इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, क्रिश्चियन कोई एवरेज फाइटर नहीं है। वह स्ट्रांगली कहता है कि वो किसी ऐसे पर्सन से फाइट करना चाहता है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो खुद को प्रूव कर सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है। अगर थॉर्न खुद अपने भाई से फाइट कर से डरता है, तो पूरे ड्यूल का डायनामिक चेंज हो जाता है। नेचुरली थॉर्न इस ट्रिक में फंस जाता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जल्द ही दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सेंटर में फेस ऑफ करते हैं। आसपास खड़े दूसरे फाइटर्स एक्साइटेड हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि थॉर्न जीते और क्रिश्चियन को हार का टेस्ट करना पड़े। लेकिन ड्यूल स्टार्ट होने से पहले क्रिश्चियन जानना चाहता है कि विनर का डिसीजन कैसे होगा। वह सजेस्ट करता है कि जब तक कोई एक सरेंडर ना कर दे, तब तक फाइट कंटिन्यू रहे। लेकिन मेलॉन, जो पहले से ही क्रिश्चियन से अनइम्प्रेस्ड है, प्रपोज करती है कि फाइट तब तक चलेगी जब तक कोई पूरी तरह से फाइट करने लायक न रहे। उसके हिसाब से इससे थॉर्न को अपने भाई को सीरियसली हर्ट करने का परफेक्ट मौका मिलेगा, क्योंकि क्रिश्चियन के पास सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन क्रिश्चियन खुद से ज्यादा अपने अपोनेंट की केयर करता है। वो अपने छोटे भाई को सीरियसली हर्ट नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स उसकी ये बातें थॉर्न को और ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं, और अब वह पहले से भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, अपने बड़े भाई को हराने के लिए पूरी तरह तैयार। क्रिस मौके का फायदा उठाता है और पहला मूव करता है। वह अपने छोटे भाई को एक जोरदार स्लैप मार देता है। यह स्लैप न सिर्फ शॉकिंग था, बल्कि बहुत इंसल्टिंग भी। लेकिन क्योंकि फाइट शुरू हो चुकी है, इसलिए यह पूरी तरह फेयर गेम है। थॉर्न बदले में उसे स्लैप करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन आसानी से पीछे झुककर बच जाता है। अगर क्रिस ईमानदारी से बोले, तो यह फाइट उसके लिए काफी टफ है, क्योंकि इस ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रेजेंट फाइटर्स की तुलना में वह काफी वीक है। उसने अब तक 1 स्टार भी अचीव नहीं किया है, जबकि थॉर्न पहले ही 2 स्टार लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन चूंकि यह एक अनआर्म्ड ड्यूल है, चीजें थोड़ी अलग हैं। थॉर्न की क्लमजी मूव्स क्रिस को परफेक्ट मौका देती हैं काउंटर अटैक करने का, और क्रिस बिना देर किए अपने घुटने से उसके पेट में जबरदस्त हिट कर देता है। क्रिस इस बड़े हैंडेड फाइट में जीत रहा है, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ की अनगिनत बैटल्स ने उसे बहुत एक्सपीरियंस दिया है। इसके अलावा अगर सिर्फ पनिशमेंट केव में उसने जो लाइट पावर हासिल की थी उसे काउंट किया जाए, तो वह पहले ही 3 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब यह कि उसका छोटा भाई उसके सामने टिक ही नहीं सकता। थॉर्न को इतनी बुरी मार पड़ी है कि वह बहुत ही मिसरेबल लग रहा है, और ऑनलुकर्स भी पूरी तरह शॉक में है। इस बीच क्रिस उसे और ज्यादा एनॉय करने के लिए जॉब्स मारने लगता है। ऐसा लग रहा है कि उसकी सिली रिमार्क्स काम कर रहे हैं। अंदर ही अंदर क्रिस इस ब्राइट को स्ट्रगल करते देख काफी एंटरटेन हो रहा है। दूसरी तरफ थॉर्न को पूरा यकीन है कि क्रिश्चियन कोई ट्रिक यूज कर रहा है, लेकिन क्रिश्चियन उसे क्लियर कर देता है कि यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, बस इतनी सी बात है कि थॉर्न बहुत वीक है। यह सुनकर थॉर्न को गहरा झटका लगता है। जब क्रिस अपनी टीजिंग कंटिन्यू रखता है, तो थॉर्न अब और सहन नहीं कर सकता। वह अपना हाथ मुट्ठी में बंद करता है और उससे डार्क एनर्जी निकलने लगती है। फिर वह क्रिस पर पंच फेंकता है, लेकिन क्रिस इसे आसानी से डॉज कर लेता है। थॉर्न लगातार पंचेज मारता रहता है, लेकिन एक भी हिट क्रिस को टच तक नहीं करती। आखिरकार क्रिस एक पंच को आसानी से ब्लॉक कर लेता है और थॉर्न की डार्क एनर्जी को कैंसिल करने के बाद उसे एक ब्रूटल हिट मारता है। इस एक पंच से ही थॉर्न के मुंह से खून निकल आता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है।
स्पेक्टेटर्स के बीच हलचल मच जाती है। वे सोचते हैं कि या तो थॉर्न ने खुद अपना गार्ड डाउन कर दिया था या वह अपने निकम्मे भाई को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहता था। आखिर थॉर्न का अपने ही गुड फॉर नथिंग भाई से हार जाना कोई लॉजिक नहीं बना था, लेकिन डिप्यूटी कमांडर मेलोन पूरी तरह समझ चुकी है कि यहाँ क्या हुआ है और वह इस सिचुएशन को देखकर पूरी तरह शॉक में चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस चाहता है कि मेलोन अब कंफर्म करे कि क्या उसने खुद को प्रूव कर दिया है या नहीं। मेलोन, जो अभी भी शॉक में है, आखिरकार मान लेती है कि क्रिस ने खुद को साबित कर दिया है। यह सुनकर क्रिश्चियन को ऐसा लगता है मानो किसी ने म्यूजिक बजा दिया हो। अब वह अपने अगले प्लान को अमल में लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में जब वह अपने रूम में बैठा होता है तो वह रिफ्लेक्ट करता है कि आखिरकार वह डार्क मैजिक में 1 स्टार तक पहुंच गया है। हालांकि वह अभी भी डार्क एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख रहा है और पहले के क्रिश्चियन के द्वारा छोड़ी गई एनर्जी की वजह से उसे इस स्टेज तक आने में ज्यादा टाइम लग गया। जहां तक लाइट पावर को एक साथ यूज करने की बात है, उसे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत होगी ताकि वह इसे अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसी दौरान उसकी असाइंड मेड मैरी उसके कॉल पर प्रेजेंट होती है। असल में वह कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक हाई लेवल इविल स्पिरिट, एक बंशी है। क्रिस इस बात से थोड़ा स्पूकी फील करता है कि वे लोग एक स्पिरिट को उसकी मेड के तौर पर यूज कर रहे हैं। उसे इतना क्रीपी लगता है कि वह काउंट से रिक्वेस्ट करने के बारे में सोचता है कि उसकी मेड को रिप्लेस कर दिया जाए। खैर, वह मैरी को जूस लाने का ऑर्डर देता है ताकि वह इसे पीने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सके। मैरी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या उसे यह जूस ह्यूमन ब्लड से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ब्लड जूस टेस्ट में सबसे बेस्ट होता है। वह बार बार ब्लड जूस की बात करती रहती है, जबकि क्रिश्चियन, जो उसकी मॉर्बिड सजेशन से पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है, बस सिंपल स्ट्रॉबेरी जूस चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद जब क्रिश्चियन अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने वाला होता है तो उसका बटलर पीछे से उसे रोकता है और उसे दोबारा सोचने की सलाह देता है। वह कंसर्न दिखाता है कि क्रिश्चियन हाल ही में खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। बटलर यह भी जाहिर करता है कि वह अपने यंग मास्टर की मेहनत और सीरियसनेस देखकर बहुत खुश है। भले ही पूरी दुनिया उसे निकम्मा समझती हो, उसने हमेशा क्रिश्चियन पर भरोसा रखा है। लेकिन क्रिश्चियन इस बंदे की हिपोक्रेसी को अच्छे से समझता है। वह बटलर की तरफ एक ठंडी और डेडली नजर डालता है, क्योंकि उसे किसी लो लेवल सर्वेंट की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बेचारा बटलर तुरंत माफी मांगता है, क्योंकि उसका इरादा अपनी हदें पार करने का नहीं था। वह वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले क्रिश्चियन को गुड लक विश कर देता है। क्रिस को इस बंदे में कुछ सस्पिशियस लगता है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पाता कि क्या गलत है। बाद में जब क्रिस ट्रेनिंग ग्राउंड्स में चलता है तो उसे नोटिस होता है कि आसपास के लोगों के एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों में उसे लेकर जो निगाहें थीं, वे पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट और डोसील हो गई हैं। वह इसे एक अच्छा मौका मानता है ताकि धीरे धीरे वह सबका ट्रस्ट जीत सके। आखिर जब लोहा गर्म हो तो उसे पीटना ही चाहिए। अपना बैग साइड में रखने के बाद वह तलवार चलाना शुरू करता है। एक फाइटर इसे नोटिस करता है और बिना देर किए डेप्यूटी कमांडर मेलोन को रिपोर्ट करने चला जाता है। वह उसे बताता है कि यंग मास्टर क्रिश्चियन आज फिर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर आया है। यह सुनकर मेलोन एकदम सीरियस हो जाती है। क्रिश्चियन के एक्शंस ने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि उसके ड्यूल के दौरान क्रिश्चियन की मूवमेंट्स कितनी इंप्रेसिव थी। थॉर्न के रिफाइंड और प्रिसाइज मूव्स के साथ मेलोन इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है कि क्रिश्चियन आखिर क्या प्लॉट कर रहा है। उसे सबसे ज्यादा शौक इस बात का लग रहा है कि क्रिश्चियन ने परफेक्ट मोमेंट पर अपने भाई की डार्क एनर्जी को डिस्पेल कर दिया। इस रिवेलेशन से यह क्लियर हो जाता है कि उसने शुरू से ही बैटल पर कंट्रोल रखा था। अगर ऐसा है तो शायद उसमें वो टैलेंट भी हो सकता है जिससे वह लॉर्ड एशिडेड डेरॉन को भी पीछे छोड़ सके, जो मेन फैमिली का डायरेक्ट हेयर है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन तो बस एक बेस्टर्ड ही है जिसने अपनी डार्क एनर्जी अपने डेबॉशड लाइफस्टाइल की वजह से पहले ही गंवा दी है। उसके और लॉर्ड एशिडेड डेरॉन के बीच जो पावर गैप है उसे वो किसी भी हाल में क्लोज नहीं कर सकता। मेलोन बाहर निकलती है यह शो करने के लिए कि उसे क्रिश्चियन की प्रेजेंस का अंदाजा नहीं है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है उसे दिखता है कि क्रिश्चियन ने अपने ओपोनेंट कैनन को गिरा दिया है। ऑनलुकर्स पूरी तरह से अवाक हैं कि उसने अपने ही ग्रुप के एक 1 स्टार फाइंड को हरा दिया। यह सोच पाना भी मुश्किल है कि यह बेस्टर्ड 1 स्टार लेवल तक पहुंच चुका है। मेलोन खुद भी इस सिचुएशन को देखकर शॉक्ड है। क्रिश्चियन दूसरी तरफ इन हाईली रिगार्डेड ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की कमजोरी देखकर डिसअपॉइंटेड फील करता है। उसे कोई भी रियल चैलेंज नहीं दे पा रहा। वह सोचता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जो वाकई में ट्रू फाइटर बनने लायक हो। नेचुरली जब फाइंड्स क्रिश्चियन के इन तानों को सुनते हैं तो वे गुस्से से भर जाते हैं। उनकी रैंक्स पर इस तरह की शेड फेंकते देख उनमें से एक बिग फाइंड टॉरन क्रिश्चियन को चैलेंज देने के लिए आगे आता है। यह देखकर क्रिस बस एक जेस्चर से उसे आगे आने का इशारा करता है। वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है कि ये लोग खुद उसकी ट्रैप में फंस रहे हैं।
टॉरिन जो लड़ाई के लिए एक्साइटेड है अपनी तलवार घुमाता है और दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वे वॉर एक्सचेंज करते हैं, क्रिस सोचता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतनी आसानी से उसे अपने नाइट्स की सीक्रेट टेक्निक्स सिखा देंगे। वो हर एक मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और अपने माइंड में उन टेक्निक्स को मैप कर रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लगता जब उसे एहसास होता है कि टॉरिन जिस टेक्निक का यूज कर रहा है वो मड स्वॉर्ड्समैनशिप है, एक हाईली र्यूमर्ड स्टाइल। टेक्निक को नोट करने के बाद वो खुद इसे ट्राई करने का डिसाइड करता है और जैसे ही वह इसे यूज करता है वह एक सटीक स्ट्राइक टॉरिन के चेहरे पर लैंड कर देता है। बस इसी से कभी ताकतवर दिखने वाला टॉरिन अब जमीन चूम रहा होता है। बाकी के फाइंड्स जो इस फाइट को देख रहे होते हैं पूरी तरह से चौंक जाते हैं और डेप्यूटी कमांडर मेलोन भी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि क्रिश्चियन की पिछली जीत महज एक इत्तेफाक नहीं थी। एक बार फिर क्रिस अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करता है। पहले वह नाइट्स को बहुत ऊंचे दर्जे पर रखता था, लेकिन अब वे बस पंचिंग बैग्स की तरह लग रहे हैं। इसके बाद वह सीधे डेप्यूटी कमांडर मेलोन पर तंज कसता है कि उसने इतने कमजोर और बेकार वॉरियर्स को ट्रेन किया है। साइडलाइन पर खड़े फाइंड्स जानते हैं कि क्रिश्चियन को मेलोन से पंगा नहीं लेना चाहिए और खुद मेलोन भी यही सोचती है। उसे पूरा यकीन है कि क्रिश्चियन की ये अनएक्सपेक्टेड विक्ट्रीज उसके सर पर चढ़ गई हैं, लेकिन क्रिस अब अपनी पावर प्रूव करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए वह मेलोन को सीधे सीधे चैलेंज कर देता है। नेचुरली मेलोन इस ट्रैप में फंस जाती है। गुस्से में वह इतनी ताकत से तलवार घुमाती है कि उसकी शेयर प्रेशर से जमीन तक फट जाती है। अब वह पूरी तरह से अपना आपा खो रही है। क्रिश्चियन ने उसे जितनी बार ह्यूमिलेट किया है वह हर चीज का गुस्सा निकालना चाहती है। उसका यह पावर डिस्प्ले क्लियरली यह दिखाने के लिए था कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह क्रिश्चियन को सेकंड्स में हरा सकती है। क्रिस इस बात को खुलेआम मानने में हिचकिचाता नहीं कि मेलोन अपनी फुल स्ट्रेंथ में उससे बेहतर है, लेकिन वह यह आर्ग्यू करता है कि यह फाइट फेयर नहीं है। रूल्स के मुताबिक डार्क एनर्जी का यूज सिर्फ 1 स्टार लेवल तक के अपोनेंट्स पर ही किया जा सकता है और क्योंकि वह खुद 1 स्टार लेवल पर है, मेलोन उस पर डार्क मैजिक का यूज नहीं कर सकती। वह सिर्फ डार्क एनर्जी ही यूज कर सकती है। वह यह डिमांड करता है कि वे दोनों सिर्फ वुडन स्वॉर्ड से फाइट करें क्योंकि यही फेयर होगा। मेलोन उसकी इस बात पर एग्री कर लेती है। उसे पूरा यकीन है कि यह हैंडीकैप होने के बावजूद वह सिर्फ वुडन स्वॉर्ड से ही क्रिश्चियन की टांगें उड़ा सकती है। अब और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बैटल शुरू हो चुकी है। डेप्यूटी कमांडर मेलोन इनिशिएटिव लेती है और क्रिश्चियन पर तलवार लेकर वार करती है। क्रिस उसके डायरेक्ट अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है और दोनों के बीच एक इंटेंस क्लैश शुरू हो जाता है। उनकी मूवमेंट्स इतनी तेज होती हैं कि ऑनलुकर्स उन्हें ठीक से फॉलो तक नहीं कर पा रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्रिश्चियन मेलोन के अगेंस्ट अपनी पोजीशन बनाए हुए है। मेलोन खुद अब एगिटेटेड होने लगी है क्योंकि उसका कोई भी अटैक क्रिस पर लैंड ही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वह खुद को यह सोचने पर मजबूर पाती है कि क्रिश्चियन एक वीकलिंग होने के बावजूद इस फाइट में उससे कैसे बच रहा है। ये सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह लग रही है जैसे उसकी बाकी फाइट्स में हुई थी, जहां उसके ओपोनेंट्स उसका एक भी बाल तक बांका नहीं कर पाए थे। मेलोन के फेस पर दिख रहे डिस्ट्रेस को देखकर क्रिस खुद को रोक नहीं पाता और मजाकिया ताने मारता है। उसकी यह हरकत मेलोन को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वह अपनी तलवार उठाती है, उसे डार्क एनर्जी से चार्ज करती है और पूरी ताकत से उसे क्रिस पर वार करने के लिए नीचे लाती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे आसानी से डॉज कर लेता है, उस पर चार्ज करता है और एक जोरदार हेड स्मैश सीधे उसके चेहरे पर चढ़ देता है। टकराव की ताकत से उसकी नाक फूट जाती है। यह हमला हमारे लड़के की तरफ से एक सोची समझी रिस्क थी। उसने समझ लिया था कि जब तक मेलोन की डार्क मैजिक बंदी रहेगी वह सिर्फ शारीरिक ताकत से ऐसे ओपनिंग को ब्लॉक नहीं कर पाएगी और उसकी यह सोच एकदम सही साबित होती है। अगर मेलोन सिर्फ तलवारबाजी पर निर्भर रहने वाली कोई दानवी होती तो शायद यह कारगर नहीं होता, लेकिन अपने खून बहने के बावजूद ठंडी सांसें लेने के बजाय मेलोन जोर जोर से हंसने लगती है। उसे यह मजेदार और प्यारा लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्रिश्चियन उसे हेडबट करेगा। आखिरकार वह मानती है कि उसने क्रिश्चियन को कम आंका था और वादा करती है कि वह उसे और ज्यादा ध्यान देकर उसकी ग्रोथ में मदद करेगी। लेकिन तभी क्रिश्चियन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। जब उसने मेलोन को हेडबट मारा था तब उसने उसके गले पर खरोंच भी लगा दी थी। अगर उसके नाखूनों में जहर होता तो मेलोन अब तक मर चुकी होती। मेलोन ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेती है
और कहती है कि वह उसे जो चाहे मांगने का अधिकार देती है, लेकिन इसके पहले वह उससे एक और द्वंद्व चाहती है। क्रिश्चियन को रीमैच से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वह बदले में एक अनुरोध करता है। मेलॉन बिना सोचे समझे सहमत हो जाती है। यह अवसर उठाते हुए क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या वह उसके सामने घुटनों पर बैठ सकती है। यह सुनकर मेलॉन चौंक जाती है। यह उसके लिए असंभव है। उसकी निष्ठा डार्क मैजिक क्लैन के मेन फैमिली हाउस बैरन के प्रति है। क्रिश्चियन ये इशारा समझ जाता है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि जब वह इस क्लैन का अगला लीडर बनेगा तब यह कोई मायने नहीं रखेगा। मेलॉन ये सुनकर हैरान रह जाती है और इसे केवल एक बचकानी सोच मानती है। आखिरकार उत्तराधिकारी बनने के लिए 5 युवराज मान्यता प्राप्त हैं और वे सभी मुख्य परिवार से आते हैं। क्रिश्चियन जो एक नाजायज संतान है, उसकी कोई संभावना नहीं, लेकिन क्रिश्चियन एक चालाक मुस्कान के साथ उसे याद दिलाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो शाखा परिवार के सदस्य को युवराज बनने से रोकता हो। इसके बावजूद वह मेलॉन की चुनौती स्वीकार करता है। हालांकि अगला द्वंद्व 1 महीने बाद होगा और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। मेलॉन को इससे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल वह पहले से ही क्रिश्चियन की अपमानजनक हार की कल्पना कर सकती है। दूसरी ओर क्रिश्चियन उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा आत्मविश्वास ठीक नहीं। आखिर दुनिया अप्रत्याशित होती है। इसके साथ वह उससे विदा लेता है और वादा करता है कि 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। मन ही मन वह यह ठान लेता है कि वह उसे दिखाएगा कि उसकी असली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए। बाद में क्रिश्चियन अपने पिता को डिप्टी कमांडर मेलॉन की सिफारिशी चिट्ठी पेश करता है। जब वह चिट्ठी सौंपता है तब वह मौका पाकर यह सुझाव भी देता है कि दानवों की बुनियादी ट्रेनिंग पर और अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनकी मौजूदा नींव कमजोर है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है। जब मेलॉन ने क्रिश्चियन से लड़ने के बाद उसके पिता को उसके विकास के बारे में सब कुछ बता दिया था, उसने स्वीकार किया कि उसकी कम स्टार रैंक के बावजूद वह मजबूत नींव वाले विरोधियों को आसानी से हरा सकता था। यहाँ तक कि मेलॉन को भी उसकी अप्रत्याशित स्किल के आगे झुकना पड़ा। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे लड़ाई का आनंद आया, भले ही हार अप्रत्याशित थी। वर्तमान में काउंट अपने बेटे को देखता रहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो उसके सामने खड़ा है वह सच में क्रिश्चियन ही है। आखिरकार वह अपना हाथ बढ़ाता है और उसे लाइब्रेरी की चाबी सौंप देता है। बाद में क्रिश्चियन चाबी पकड़कर संतोष का अनुभव करता है। उसे न सिर्फ लाइब्रेरी की चाबी मिली, बल्कि मेलॉन का भरोसा भी। देखो, मेलॉन डार्क मैजिक क्लैन के मुख्य परिवार की एक तानवी है और विनाश के युग में वह एक 6 स्टार हाइफेंड थी। अगर क्रिश्चियन इस पूरे डार्क मैजिक क्लैन पर नियंत्रण चाहता है तो उसे मेलॉन को अपने पक्ष में करना होगा। वह जानता है कि उसने अभी पूरी तरह से उसे नहीं जीता है, लेकिन उसे यकीन है कि 1 महीना काफी होगा। जैसे ही वह अपने कारनामों पर गर्व महसूस करता हुआ आगे बढ़ता है, उसे काउंट काजार का भ्रमित लेकिन गर्व भरा चेहरा याद आता है। क्रिश्चियन समझता है कि दानवों में भी पारिवारिक लगाव होता है और वह देख सकता है कि काउंट काजार उसके पिछले जीवन के पिता से कहीं बेहतर पिता है। इस कारण वह खुद से वादा करता है कि वह अपने नए पिता को गर्वित करेगा। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही क्रिश्चियन उन सभी ग्रिमोयर्स पर नजर डालता है जो लाइट डोमिनियन में वर्जित हैं, जैसे ब्लड मैजिक, समनिंग स्टडीज और कर्स स्टडीज। वह एक किताब निकालता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है उसकी इविल स्पिरिट मेड अचानक प्रकट होती है, जिससे वह चौंक जाता है। जब वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है तो वह खुलासा करती है कि वह पहले इसी जगह की लाइब्रेरियन हुआ करती थी। वो ये भी मानती है कि उसे क्रिश्चियन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन क्रिश्चियन उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करता। इसके बावजूद वो उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, जो क्रिश्चियन को काफी अनकंफर्टेबल बना देता है। थोड़ा सीरियस होते हुए वो पॉइंट आउट करती है कि क्रिश्चियन ने जो ग्रिमोयर चूज किया है वो एक 4 स्टार डार्क मैजिक बुक है, जिसे बाइंडिंग सील कहा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्रिश्चियन इसे कंप्रीहेंड करने का प्लान कैसे बना रहा है। क्रिश्चियन अपना चेस्ट पफ करते हुए कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो एक जीनियस है। मैरी इस बात को नहीं मानती, लेकिन फिर भी एक सपोर्टिव फसाड बनाए रखती है और उसकी तारीफ करती है। क्यूरियोसिटी में वो पूछती है कि उसने ये बुक क्यों चूज की, जिस पर क्रिश्चियन क्रिप्टिकली रिप्लाई करता है, मैं एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सस्पेंस हवा में लटका रहता है जब सीन ट्रांजिशन होता है और क्रिस अपनी यूजुअल ड्रिल्स कर रहा होता है फ्रेंड्स के साथ। वो अपने पोटेंशियल सस्पेक्ट्स पर सोचता है जो उसके अगेंस्ट स्कीम्स बना रहे हो सकते हैं। पहले नंबर पर है थॉर्न, उसका छोटा भाई जो घर में सबसे ज्यादा उससे नफरत करता है। दूसरा है कॉक्स, उनका बटलर जो फैमिली का डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन पनिशमेंट केव तक फ्री एक्सेस रखता है। फ्रेंड्स पावर को हाई स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कॉक्स जैसे आदमी का एक वीक लड़के के आसपास मंडराना सेंस नहीं बनाता।
शायद इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी है जो क्रिश्चियन को नीचे गिराना चाहती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कॉक्स ने पनिशमेंट केव जाने से पहले उसे एक ड्रीम स्टोन दिया जो असल में एक डेथ सेंटेंस होता है। चूहे पकड़ने के लिए क्रिस डिसाइड करता है कि वो वही बनेगा जो उसके दुश्मन उसे देखना चाहते हैं, एक बर्बाद इंसान। अगर लोग देखेंगे कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है तो शायद वो ढीले पड़ जाएंगे और उसे पहचानने में आसानी होगी कि इसके पीछे कौन है। वो अचानक अपनी ट्रेनिंग के बीच रुक जाता है और एक टैंट्रम फेंकता है कि सब कुछ कितना मुश्किल है। वो उस दिन की ड्रिल्स छोड़कर रेस्ट करने का डिसीजन लेता है। उसकी सडन चेंज से बाकी सब ऑफ गार्ड हो जाते हैं, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था। बाद में डाइनिंग टेबल पर अपने फादर के साथ क्रिस एक पूरा सीन क्रिएट करता है। उसका फादर वो गुस्से से उबलता हुआ खुद को मूर्ख महसूस करता है कि उसने कभी सोचा था कि उसका बेटा सुधर सकता है। जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट में वो टेबल छोड़कर चला जाता है। क्रिस अपने पिता को उदास देखते हुए थोड़ा दुखी महसूस करता है, लेकिन उसे पता है कि ये सब फैमिली के भले के लिए है। वो हार्ड वर्क करता है ये अफवाह फैलाने के लिए कि वो अपनी पुरानी रिबेलियस आदतों पर लौट आया है, जैसे मेड्स को बुली करना, पैसे बर्बाद करना। लेकिन जब वो शराब पीना चाहता है तो उसकी पर्सनल मेड हमेशा उसे नॉन अल्कोहलिक वाइन ही देती है। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे असली शराब बनानी चाहिए क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा है। उसे उम्मीद है कि जो भी उसके खिलाफ लॉट कर रहा है वो ये सोचेगा कि क्रिस वापस उसी बेकार इंसान में बदल गया है जैसा वो उसे देखना चाहते हैं। फिर वो बाइंडिंग सील स्पेल में अपनी मास्टरी दिखाता है जिससे उसकी लॉयल मेड भी शॉक्ड रह जाती है। वो हैरान रह जाती है कि उसने ये स्पेल इतनी जल्दी मास्टर कर लिया, लेकिन क्रिस बिना टाइम वेस्ट किए अपने जीनियस होने की डींगे मारने लगता है जो वो हमेशा से क्लेम करता आया है। वो समझाता है कि जब सबको लग रहा था कि वो सिर्फ परेशानियां खड़ी कर रहा है तब वो सीक्रेटली स्टडी कर रहा था ताकि मल्टीपल स्पेल्स को मास्टर कर सके। इससे पहले कि वो सेलिब्रेट कर पाए उसका छोटा भाई थॉर्न बिना बताए उसके रूम में आ जाता है। क्रिश्चियन तुरंत अपने माइंड का स्विच फ्लिप करता है और एक ड्रंकन डीजेनरेट की तरह बिहेव करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका भाई उसे देखना चाहता है। थॉर्न की आंखें गुस्से से सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि उसका बेवकूफ भाई वैसा ही है जैसा पहले था। थॉर्न का ये गुस्सा और रिएक्शन क्रिस को कंफर्म कर देता है कि वो उसके खिलाफ किसी भी प्लॉट का हिस्सा नहीं है। अब जब थॉर्न क्लीन निकला तो क्रिस उसे अपने सीक्रेट का एक हिस्सा बताने का डिसीजन लेता है। वो कहता है कि घर में एक रैट है, एक गद्दार जो उसकी तबाही देखना चाहता है। क्रिस डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए एक लापरवाह मूर्ख का रोल प्ले करेगा ताकि उसके दुश्मनों की पहचान करना आसान हो जाए। अपने भाई को कन्विंस करने के लिए वो उसे शराब दिखाता है जो उसने पी है और उसे सूंघने के लिए कहता है ताकि वो देख सके कि वो असली नहीं बल्कि नकली शराब है, सिर्फ एक दिखावे के लिए। जबकि क्रिस को अभी तक ये नहीं पता कि असली रैट कौन है। उसे पूरा यकीन है कि वो इसे पकड़ने के करीब आ रहा है। तभी अचानक एक सर्वेंट अंदर दौड़ता है क्योंकि उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी थी। क्रिश्चियन तुरंत अपनी ड्रंकन पर्सनालिटी में लौट आता है और सर्वेंट को गुस्से में डांटते हुए कहता है कि बटलर को बोलो कि उसने गलत वाइन भेजी है और सही बॉटल लाने को कहे। सर्वेंट माफी मांगता है और बताता है कि कॉक्स अभी बिजी है। क्रिस एकदम ड्रंकन सेलर की तरह बिहेव करते हुए डिसाइड करता है कि वो पर्सनली बटलर से मिलने जाएगा। उसका भाई पीछे खड़ा ये सब देखकर हैरान रह जाता है, ये देखकर कि उसका बेवकूफ भाई ड्रंकन लूजर का रोल इतनी परफेक्शन से कैसे निभा रहा है। क्रिश्चियन जब आखिरकार कॉक्स से मिलता है तो वह जानबूझकर वाइन की बोतल को उल्टा कर देता है जिससे पूरी वाइन बटलर के ऊपर गिर जाती है। वह उस पर गलत वाइन भेजने की साजिश करने का आरोप लगाता है। कॉक्स माफी मांगता है और सही वाइन तुरंत लाने की बात कहता है, लेकिन क्रिस जोर देकर कहता है कि वह खुद जाकर लाए। कॉक्स शांत रहने की कोशिश करता है और समझाता है कि वह अभी किसी जरूरी काम में लगा हुआ है और वाइन बाद में भेजी जा सकती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे और भड़काने की कोशिश करता है। आखिरकार कॉक्स वाइन लाने के लिए चला जाता है। क्रिस को उसकी बर्दाश्त पर हैरानी होती है, ये आदमी कितना धैर्य रख सकता है। लेकिन भले ही कॉक्स अपनी भावनाएं छिपा लेता हो, क्रिस को उसकी नाराजगी साफ महसूस होती है। जैसे ही क्रिस अकेला होता है वह उन दस्तावेजों को देखना शुरू करता है जिन्हें बटलर तैयार कर रहा था। पेपर स्कैन करते ही उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। बटलर फंड्स की हेराफेरी कर रहा था। अगर कॉक्स सच में एक गद्दार है तो यह स्वाभाविक है कि उसने अकाउंट्स में गड़बड़ी की होगी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है।
थोड़ी देर बाद कॉक्स सही वाइन लेकर लौटता है। क्रिश्चियन अभी भी अपने नखरे जारी रखते हुए बोतल ले लेता है और सोचता है कि क्या बटलर उसके इस बेहुदा व्यवहार से नाराज है, लेकिन कॉक्स तो बस अपने यंग मास्टर की सेवा करने के मौके के लिए आभार प्रकट करता दिखता है। जाने से पहले वह एक मैसेज देता है। क्रिश्चियन के कुछ दोस्त उससे उनके पुराने ठिकाने पर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्रिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये दोस्त कौन है। कॉक्स उसे उनसे दूर रहने की सलाह देता है, कहता है कि वे मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यही बात क्रिस को और ज्यादा उत्साहित कर देती है। जब वह ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां खाना पीना शाही स्तर का लगा होता है, लेकिन उसकी नजर सबसे पहले उन लोगों से डरी हुई नौकरानी पर पड़ती है जो सबको ड्रिंक्स सर्व कर रही होती है। क्रिस तुरंत टिप्पणी करता है कि कैसे ये सुअर उस बेचारी लड़की को अपने लिए ड्रिंक्स डालने पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे ही वह अपना ग्लास उठाता है उसे उसमें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरी वाइन उस मोटे आदमी के चेहरे पर फेंक देता है जो टेबल के सामने बैठा होता है। वह किसी भूमिका में नहीं पड़ता और सीधे आरोप लगाता है कि उन्होंने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। इसके पहले कि मामला और बढ़ता, क्रिस अंधेरे जादू का इस्तेमाल करके नौकरानी को बेहोश कर देता है ताकि उसे आगे होने वाली घटना का सदमा न ले। समूह हैरान रह जाता है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि क्रिश्चियन पहले ही इतना शक्तिशाली डार्क मैजिक सीख चुका है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, क्रिस ने दोनों आरोपियों को टेबल पर पटक दिया, जिससे खून उछल जाता है। मोटा आदमी चिल्लाकर पूछता है कि उसे क्यों मारा गया। जवाब में क्रिस अपनी डैगर निकाल लेता है। उसे इन लोगों की बेकार बातें सुनने का कोई इरादा नहीं है। कुछ कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पतला आदमी आखिरकार कबूल कर लेता है कि वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। उन्हें किसी ने ड्रग्स के जरिए ब्लैकमेल किया था और उन्हें आदेश मिला था कि नौकरानी की हत्या कर इसका इल्जाम क्रिश्चियन पर डाल दिया जाए। क्रिस पूछता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। पतला आदमी हिचकिचाता है, लेकिन क्रिस उसे एहसास दिला देता है कि यहाँ बॉस कौन है। आखिरकार वह झुक जाता है और बताता है कि पूरा षड्यंत्र कॉक्स ने रचा था। सारी सच्चाई उजागर होते ही दोनों आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि वे अब क्रिश्चियन के हर आदेश का पालन करेंगे। क्रिस कुछ देर सोचता है और फिर उन्हें छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन एक शर्त पर। वे उसे बिना सवाल किए फॉलो करेंगे। वह उन्हें 2 बार ये वादा करने के लिए कहता है और फिर उनके ऊपर एक बाइंडिंग स्पेल डाल देता है। अगले दिन कॉक्स तेजी से काउंट काजार के पास भागता है और रिपोर्ट करता है कि क्रिश्चियन ने एक हत्या कर दी है। वह दावा करता है कि क्रिश्चियन ने शराब के नशे में उस नौकरानी की हत्या कर दी जो उसकी ड्रिंक सर्व कर रही थी, और फिर उसकी लाश नदी में फेंक दी। यह सुनकर काउंट तुरंत आदेश देता है कि क्रिश्चियन को फील्ड कोर्ट में लाया जाए ताकि वह अपने अपराधों का जवाब दे सके। कोर्ट में क्रिश्चियन शांत भाव से अपनी बेगुनाही की दलील देता है। काउंट को यकीन नहीं होता और वह कहता है कि गवाहों के बयान साबित कर देंगे कि क्रिश्चियन दोषी है, लेकिन क्रिस शांतिपूर्वक कहता है कि हत्या कभी हुई ही नहीं, इसलिए गवाह गलत साबित होंगे। और फिर अपनी बात को साबित करने के लिए वह दरवाजे की तरफ इशारा करता है और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वही नौकरानी जिंदा और सही सलामत कोर्ट रूम में प्रवेश करती है। दोनों साजिशकर्ता घबरा जाते हैं, यह समझते ही कि अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। नौकरानी कोर्ट में गवाही देती है कि क्रिश्चियन ने वास्तव में उसकी मदद की थी, उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया था और यहाँ तक कि उसका किराया भरने के लिए पैसे भी दिए थे। अब तो मामला पूरी तरह पलट चुका था। उसके लिए असली गुनहगार वहीं खड़े थे, वे 2 आदमी जिन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची थी। कोर्ट में एकदम शॉकिंग सीन क्रिएट हो जाता है और दोनों गुनहगार अपनी धोखेबाजी के लिए बेनकाब हो जाते हैं। आखिरी वॉर करने के लिए मेरा बंदा अपनी मैजिक पावर यूज करता है और अपने दोनों दोस्तों को ऐसे बोलने पर मजबूर कर देता है जैसे वो तोते हों। वो कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी थी कि क्रिश्चियन ने एक यंग लड़की की जान ली। इसके अलावा उन्हें बटलर कॉक्स ने यह प्लान बनाने का ऑर्डर दिया था ताकि इस मर्डर के लिए यंग मास्टर को फंसाया जा सके। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बटलर पैनिक करने लगता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है जैसे उसकी जान उसी पर डिपेंड करती हो, जो कि सही भी है। लेकिन क्रिस को पहले से पता था कि यह आदमी ऐसा ही रिएक्ट करेगा, इसलिए उसने पहले ही इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर के लिए उसे उनकी अथॉरिटी उधार दें, क्योंकि उसे बटलर कॉक्स से एक डायरेक्ट सवाल पूछना है। वो प्रॉमिस करता है कि सिर्फ एक सवाल ही सच और झूठ को अलग कर देगा। उसके फादर मान जाते हैं और कॉक्स को खुद को डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। अब कॉक्स को डिफेंडेंट स्टैंड पर खड़ा होने के लिए कहा जाता है, लेकिन इससे पहले कि क्रिस जूरी स्टैंड पर जाए, उसके फादर उसे वार्निंग देते हैं कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया तो उसे तुरंत छीन लिया जाएगा। क्रिस जैसे ही जज की सीट पर बैठता है, वो अपने दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करके कॉक्स से सवाल करता है। सबसे पहले वो डिफेंडेंट कॉक्स से कहता है कि वो कसम खाए कि वो सिर्फ सच ही बोलेगा।
कॉक्स बिना कोई ऑप्शन के तुरंत कसम खा लेता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार कसम खाता है मेरा बंदा उस पर अपनी बाइंडिंग सील मैजिक डाल देता है। कोर्ट रूम में बैठे लोग भी नोटिस कर लेते हैं और शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि कोई यंग लड़का 4 स्टार डार्क मैजिक कैसे यूज कर सकता है। इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े हमें इस बाइंडिंग सील के बारे में थोड़ा पता चलता है। बेसिकली क्रिस ने इसे मॉडिफाई किया ताकि लोअर स्टार रैंक पर भी इसे यूज किया जा सके, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी, टारगेट को 2 बार कसम खानी होगी। अब समझ आता है कि उसने कॉक्स से और उन 2 आदमियों से 2 बार वादा क्यों करवाया था, ताकि वो उनके माइंड को कंट्रोल कर सके। अब जब बाइंडिंग सील सक्सेसफुली लग चुकी है मेरा बंदा सवाल करता है कि कॉक्स ने उन दोनों को उसका नाम खराब करने के लिए क्यों हायर किया था। जैसे ही कॉक्स जवाब देने से बचने की कोशिश करता है बाइंडिंग सील उसकी माइंड को कंज्यूम करने लगती है। थोड़ी देर तक दर्द सहने के बाद आखिरकार वो मान जाता है कि उसे यह ऑर्डर किसी और से मिला था। वो ये भी बताता है कि जिसने उसे ये ऑर्डर दिया उसने उसके फाइनेंशियल करप्शन की पोल खोलने की धमकी दी थी, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इससे पहले कि कॉक्स और कुछ कबूल करे क्रिस चाहता है कि वो कंफर्म करे कि वो जिस करप्शन की बात कर रहा है वो वही है जो वो काउंट के पीठ पीछे कर रहा था। जब कॉक्स इसे कंफर्म कर देता है तो क्रिस पूछता है कि आखिर उसे ऑर्डर किसने दिया था। जब कॉक्स मना करता है तो दर्द बढ़ जाता है और वो मजबूर होकर नाम लेता है, सर एशहाइडेट। ये नाम सुनकर पूरा कोर्ट शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो डार्क मैजिक फैमिली का सेकंड सन सर एशहाइडेड डियरॉन था जो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था। कॉक्स आगे बताता है कि अब जब उसने सब कुछ बता दिया है तो एशहाइड उसे मार देगा, लेकिन इससे पहले कि सर एशहाइड कॉक्स की जान ले सके मेरा बंदा उसी वक्त इस गद्दार की गर्दन उड़ा देता है, और वो भी काउंट खजार के सामने। इससे पहले कि कोई उसकी इस बोल्ड मूव पर सवाल करे क्रिस क्लियर कर देता है कि उसने ये सजा उस अथॉरिटी के तहत दी जो उसने काउंट से ली थी। इसके बाद काउंट क्रिश्चियन से पूछते हैं कि उसने कॉक्स को डेथ सेंटेंस के लायक क्यों समझा। क्रिस का जवाब सिंपल था, अगर ये आदमी जिंदा रहता तो मेन फैमिली कोई फर्जी सबूत बनाकर इस पूरी सिचुएशन को कवर कर देती, और मेन फैमिली से दुश्मनी लेना अब भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। इसके अलावा इस पूरी घटना से सबको पता चल गया कि एशहाइड ने क्रिस को फंसाने की कोशिश की थी। अगले ही पल काउंट खजार एक पोर्टल खोलते हैं और अपने बेटे के साथ सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाते हैं ताकि प्राइवेट में बात कर सके। कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए ये जरूरी था। काउंट समझते हैं कि एशहाइड सिर्फ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से परेशानी खड़ी कर रहा है। काउंट को पता है कि किसी भी फैमिली की पावर और अथॉरिटी उस सक्सेसर पर डिपेंड करती है जिसे वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए एशहाइड को खतरा महसूस होना लाजमी था। लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए काउंट पहले यंग लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट यंग लॉर्ड अब ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी क्रिस खुद को अगला सक्सेसर बनने के लिए आगे रखता है। ये सुनते ही काउंट इस आइडिया को सीरियसली नहीं लेते, ये नामुमकिन था। लेकिन क्रिश्चियन अपने फादर को याद दिलाता है कि अगर कोई ब्रांच फैमिली का बंदा सही टैलेंट रखता हो तो उसे भी सक्सेसर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। उसके फादर को लगता है कि ये बस थ्योरी में सही है, लेकिन असल में उनके क्लैन में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। तभी क्रिस अपने फादर को याद दिलाता है कि एशहाइड उसे अपना पॉसिबल राइवल मानता है और यही वजह है कि वो उसे खत्म करना चाहता था। काउंट ये बात मानते हैं कि बचपन में क्रिश्चियन शायद एशहाइड से ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन अभी के टाइम पर एशहाइड उससे काफी आगे निकल चुका है। क्रिस को लगता है कि उसने अब उस गैप को कम करना शुरू कर दिया है और अपनी ग्रोथ को और फास्ट करने के लिए वो चाहता है कि उसके फादर अपनी अथॉरिटी यूज करके उसे सेक्रेड डार्क राइट के लिए रिकमेंड करें, जो 2 महीने बाद होने वाला है। काउंट उसे याद दिलाते हैं कि इस राइट में पार्ट लेने के लिए कम से कम 2 स्टार रैंक होना जरूरी है, लेकिन ये बात क्रिश्चियन के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉमिस करता है कि अगले 2 महीने में वो 2 स्टार तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो उम्मीद करता है कि उसके फादर उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि काउंट के पास कोई चॉइस ही नहीं बची, यंग मास्टर की बात माननी ही पड़ेगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारा बंदा कितना बदल गया है। अफवाहें उड़ रही हैं कि इन दिनों काउंट खुद उसे पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन की ट्रेनिंग इतनी टफ है कि सीनियर नाइट्स भी इसे झेल नहीं पाते। अब सीन शिफ्ट होता है क्रिश्चियन पर, जो अपनी नई सीखी हुई स्वॉर्ड टेक्निक्स यूज करके चीजों को कट कर रहा है। प्रोग्रेस देखकर खुद काउंट भी हैरान रह जाते हैं कि वो कितनी